नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम बात करेंगे बजट की। जी हां, हर छोटी बड़ी बातें बजट की आपको बताएंगे। बजट 30 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी दशक के लिए सरकार के 10 लक्ष्यों का किया ऐलान। कहा, अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार। जल प्रबंधन, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर भी होगा फोकस। सरकार का भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष में $3 ट्रिलियन हो जाएगी अर्थव्यवस्था। निवेश बढ़ाने पर जोर। मीडिया, एविएशन, बीमा और सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI नियमों में ढील का प्रस्ताव। महिला और बाल विकास मंत्रालय को बीते साल के मुकाबले 17% ज्यादा आवंटन। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना। रेलवे को रफ्तार देने के लिए PPP मॉडल का होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया नए भारत के निर्माण का बजट। कहा, 21वीं सदी में भारत के विकास को मिलेगी तेजी। गरीबों को मजबूत बनाने के साथ देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का करेगा सृजन। और उद्योग जगत ने आम बजट का किया स्वागत। कहा, सरकार की योजनाओं से विकास की गति होगी तेज। स्टार्टअप और महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। विपक्ष ने कहा, बजट में कुछ भी नया नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया। इस बजट में 5 साल के लक्ष्य तय किए गए हैं। सरकार ने बजट में SC, ST और गरीबों के कल्याण समेत शहरी जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। साथ ही महिलाओं, किसान और ग्रामीण भारत के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंत्योदय को बढ़ावा देने जा रही है और सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचे। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी यानी 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। Indian economy will grow to become a $3 trillion economy in the current year itself. It is now the 6th largest in the world. 5 years ago, it was at the 11th position. In purchasing power parity terms, we are in fact the 3rd largest economy already, only next to China and the USA. To attain this and more, we need to continue undertaking many structural reforms. In the last 5 years, we saw many big reforms, in particular, indirect taxation, bankruptcy, and real estate. While these reforms were happening here in the parliament, the common man's life was being changed through mudra, loans, to help him to do his business, and through several programs, it was being ensured that his or her kitchen had become smokeless. His or her house got electricity connection, and women's dignity was respected with the provision of toilets in home.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में न्यू इंडिया के लिए कई सारी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी दशक के लिए सरकार के 10 लक्ष्यों का ऐलान किया। I flag here the 10 points of our vision laid before us. Building physical, social infrastructure, Digital India reaching every sector of the economy, pollution-free India with green Mother Earth and blue skies, Make in India with particular emphasis on MSMEs, startups, defense manufacturing, automobiles, electronics, fabs and batteries, and medical devices, water management, clean rivers, blue economy, space programs, Gaganyaan, Chandrayaan, and satellite programs, self-sufficiency and export of food grains, pulses, oil seeds, fruits and vegetables, healthy society, Ayushman Bharat, well-nourished women and children, safety of citizens, Team India with Jan Bhagidari, minimum government, maximum governance. बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया जा रहा है और वित्त मंत्री ने सड़क, जल मार्ग और वायु मार्ग को मजबूती प्रदान करने के मोदी सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया। बजट में केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़कों, मेट्रो का जाल बिछाने, रेल नेटवर्क को दुरुस्त करने पर रहा। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि ऋण गारंटी संवर्धन निगम का गठन 2019-20 में किया जाएगा। वहीं भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्य स्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ट्रैक के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी देने की भी घोषणा की गई है। आगे की अगर हम बात करें तो 2030 तक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और इसके अलावा गंगा पर कार्गो 4 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए गैस ग्रिड बनाने का भी ऐलान किया गया है। पावर कनेक्टिविटी के लिए वन नेशन वन ग्रिड बनाने का भी ऐलान किया गया है। आगे के लिए यानी 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और तीव्र विकास और यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है और 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है बजट में और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है। तो ये बातें रही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में। इस बार आम बजट में कई नई और प्रमुख बातें हैं जिनका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल $3 ट्रिलियन की हो रही है और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और विनिवेश के जरिए 2019-20 में 1,05,000 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य है। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव भी किया जाएगा और 5 साल में खाद्य सुरक्षा बजट को दोगुना करने का लक्ष्य है। 10,000 करोड़ रुपए के खर्च से विद्युत वाहन यानी ई वाहन को तेजी से अपनाया जाएगा और अफ्रीका में 18 नए भारतीय दूतावास मिशन खोले जाएंगे। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के तौर पर 17 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो टूरिज्म सेक्टर में और इसके अलावा 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई सीरीज यानी श्रृंखला जारी करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। तो ये नई बातें बजट में आज देखने को मिली और इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के हर घर को जल मुहैया कराया जाएगा, ये बात कही गई है बजट में। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध कराया जाएगा और अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
1,25,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड भी किया जाएगा। यानी कि इन सड़कों की हर मौसम में कनेक्टिविटी 97% से अधिक होगी। और क्या कुछ खास है? बांस, शहद और खादी क्लस्टरों के लिए स्फूर्ति के तहत आम सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 कुशल उद्यमियों के विकास के लिए 2019-20 के दौरान 20 आजीविका व्यापार केंद्रों और 20 तकनीकी व्यापार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो आम बजट में सभी के लिए क्या कुछ खास किया गया है? और जैसा कि सरकार ने कहा कि आम बजट में गांव, गरीब और किसान केंद्र बिंदु हैं, तो बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। आइए समझते हैं। बजट में सहकारिता के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में किया गया है और अगले 5 साल में 10,000 किसान उत्पादक संघ बनेंगे। वहीं ग्रामीण रोजगार के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी स्फूर्ति योजना की शुरुआत भी सरकार की ओर से होगी। योजना के तहत और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। एग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75,000 स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में लगभग 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अगले 5 सालों में अपग्रेड कर दिया जाएगा और इस पर 80,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये बातें उन्होंने बजट के भाषण के दौरान बताई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में 2020 से 2021-22 के दौरान 1,95,00,000 घरों के आवंटन का लक्ष्य सरकार ने रखा है बजट में और इनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन और एलपीजी की सुविधा होगी। तो ये फोकस सरकार का देखने को मिला है इस बार की बजट में, खासतौर पे जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनके लिए। We will invest widely in agricultural infrastructure. Speaker, sir, we will support private entrepreneurship in driving value addition to farmers' produce from the field and from those from allied activities too, like bamboo, like timber from the hedges, and also for generating renewable energy. अन्नदाता क्यों ऊर्जादाता बना नहीं सकते? अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। Daring through cooperatives shall also be encouraged by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing. Speaker, sir, I place my appreciation for our farmers who have made India self-sufficient in pulses. दलहन के रेवोल्यूशन जो हमारे किसान ने किया पिछले 1.5 साल में किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। वित्त मंत्री ने शहरी भारत की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 8,83,000 करोड़ रुपए के निवेश से 81 लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को ये आवास दिए भी जा चुके हैं। और उन्होंने बताया कि इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है और इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से अभी तक 13 लाख से ज़्यादा आवासों का निर्माण किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 95% से ज़्यादा शहरों को भी ODF घोषित किया गया है और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के गांधी जी के निश्चय को हासिल करने का संकल्प लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य 2 अक्टूबर से पहले हासिल कर लिया जाएगा। Under Pradhan Mantri Awas Yojana, urban, over 81 lakh houses with an investment of about 4.83 lakh crores have been sanctioned
of which construction has started in about 47 lakh houses. Over 26 lakh houses have been completed, of which nearly 24 lakh houses have been delivered to the beneficiaries. तो इस बार के बजट में युवाओं के लिए क्या खास है? इस बार के बजट में युवाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया। बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि रोजगार के सेक्टर में भी बड़ा काम करना है और इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा का माहौल अंतर्राष्ट्रीय बनाने की बात कही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी और इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बदलाव किए जाएंगे। बेहतर शासन प्रणालियां को जगह दी जाएगी और अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान देने का ऐलान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है और इसके जरिए देश में रिसर्च के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ ही समन्वय के साथ रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से दी गई रिसर्च अनुदान का उपयोग किया जाएगा और देश में रिसर्च के लिए माहौल को मजबूत बनाया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया है और इसके तहत मौजूदा साल में विश्व स्तर के संस्थानों को 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो पिछले वर्ष में संशोधित अनुमानों से 3 गुना से भी ज्यादा है। स्टडी इन इंडिया के तहत विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए लाया जाएगा। उच्च शिक्षा की नियामक प्रणालियों में व्यापक रूप से सुधार लाने का ऐलान किया गया है और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा। भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HECL की स्थापना के लिए विधेयक का मसौदा सरकार लेकर आएगी और टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञान स्कीम की भी शुरुआत होगी। खेलो इंडिया योजना का जरूरी वित्तीय सहायता के साथ विस्तार करने का ऐलान भी किया गया है। खेलों को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। दूरदर्शन के चैनलों पर स्टार्टअप्स के लिए और उनके ही द्वारा विशेष रूप से एक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। इसके अलावा क्या है, स्टार्टअप इंडिया योजना 2025 तक जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्यापार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान भी बजट में किया गया है। महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं का परिचय कराने के लिए गांधीपीडिया तैयार होगा। Khelo India scheme, launched in October 2017, has created awareness of sports as an integral part of wellness throughout the country. The government is committed to expand Khelo India scheme and to provide all necessary financial support. To popularize sports at all levels, a national sports education board for development of sportspersons would be set up under Khelo India scheme. और आइए अब समझते हैं कि महिलाओं के लिए क्या खास प्रावधान बजट में किया गया। तो सरकार ने देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास गाथा में और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एक सुखद अध्याय है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन और कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी हित धारकों के साथ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की व्यापक भागीदारी से ही भारत तेजी से विकास कर सकता है। उन्होंने इस संबंध में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद की ओर से लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा, नारी की स्थिति सुधारे बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता। किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। जनधन बैंक खाते वाली स्व सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। महिला स्व सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा। वहीं मुद्रा योजना के तहत हर स्व सहायता समूह की एक महिला सदस्य 1 लाख रुपए तक कर्ज प्राप्त कर सकेगी। इसके अलावा सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और स्व सहायता समूह यानी SHG के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बजट में की है। I draw the attention to the women of India. Nari tu Narayani.
This government believes that we can make progress with greater women's participation. In India's growth story, sir, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी एकदम एक सुनहरा कहानी है. This government wishes to encourage and facilitate the role of women. Gender analysis of the budget aimed at examining the budgetary allocation through a gender lens has been in place for over a decade. I propose to form a broad-based committee with government and private stakeholders to evaluate and suggest action for moving forward. There is no segment of human life where the contribution of women is not significant. There is no segment where the contribution of women is not significant. This government firmly believes that the socio-economic transformation that is taking place, particularly in the last decade, India's women's role and leadership is distinct. The recent elections have shown record turnout of women voters at par with men. Record turnout of women voters at par with men. We also have a record number of 78 women MPs here in this House. This reinforces our approach of going beyond just women-centric policy. I repeat, this reinforces our approach of going beyond just women-centric policy making to building women-led initiatives and movements. और आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में क्या है. साल 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में 4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया और इसके साथ ही एनपीए यानी बैंकों के फंसे कर्ज में 1 लाख करोड़ की कमी आई है. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधा कवरेज अनुपात 7 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है और घरेलू ऋण बढ़कर 13.8% हो गया है. आम बजट 2019-20 में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए निवेश पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बजट में कहा गया है कि बुनियादी संरचना को बनाए रखने के लिए लगातार इसमें सरकार काम करेगी और जो बजट में खास प्रावधान किए गए हैं उससे उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो उभर कर सामने आएगी. इसके अलावा प्रत्यक्ष कर राजस्व 11.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया जो कि 2013-14 की तुलना में 78% ज्यादा है. 2019-20 के आम बजट में अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाते हुए 2 से 5 करोड़ की आय पर सरचार्ज बढ़ाकर 3% कर दिया गया है और इसके साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा आय पर 7% अतिरिक्त कर लगाया गया है. वहीं हाउसिंग लोन पर भी छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख कर दी गई है और इसके तहत 45 लाख के हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी. बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% टीडीएस लगेगा और इसके अलावा 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है. इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा भी की गई है. तो ये बजट की खास बातें थी. हर सेक्टर की हमने खास बातें आपको बताई और बजट से जुड़ी तमाम कवरेज के लिए लगातार बनी रही राज्यसभा टीवी के साथ. फिलहाल मेरे साथ इतना ही. नमस्कार.